Hello students, welcome to Reddy's classes. Hope you are safe at home. So as we were studying, जैसे लास्ट लेक्चर पे मैंने हीट चैप्टर कंप्लीट किया था. In the last session I completed the heat chapter. Now we shall start with a chapter related to chemistry, namely metallurgy. Basically this chapter quantitative of something 5 marks तक का बोर्ड में इसका क्वांटिटी बैठता है आउट ऑफ 7. ओके. एंड सेकेंडली अगर इस चैप्टर को हम लोग और अच्छे से बात करेंगे तो वी हैव टॉक्ड अबाउट इन द थर्ड चैप्टर करोजन विरोजन की बात किया था, याद है थर्ड चैप्टर में, जिसमें केमिकल रिएक्शन सीखे थे. मैंने बोला था उसका कुछ पार्ट्स एक नए आगे के चैप्टर में मिलेगा. तो दिस इज दैट चैप्टर वेयर वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय परफेक्टली करोजन. ओके. एंड मच मोर. वहाँ पर भी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की बात की थी. देखो सेकंड चैप्टर से लेके थर्ड चैप्टर तक आते होते मेटल्स, फिर रिएक्शंस हुआ था. Here we are going to talk about maximum reactions and the types of theories. मतलब इसके अंदर कुछ कुछ थेरी ऐसी भी है जो बताया जाता है कि अगर मेटल को एक्सट्रैक्ट करना होगा, ओर से एक्सट्रैक्ट करना होगा तो कैसे निकाला जाएगा. ओके. जैसे गोल्ड की भी बात करते हैं, गोल्ड कैसे निकलता है. तो मेटलर्जी में ये सब, मेटलर्जी का जो पहले तो बेसिक नॉलेज ले लेते हैं. जब मेटलर्जी चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा मैं वहाँ पर बताऊँगा कि क्या है एग्जैक्टली, व्हाट डू यू मीन बाय मेटलर्जी. तो सबसे पहला टॉपिक जो इसमें स्टार्ट करता है वो खुद बताता है कि स्टार्टिंग का देखो कुछ लाइन से उसको हम लोग ध्यान दे देते थोड़ा सा. अर्थ वॉज बॉर्न अबाउट 4.5 बिलियन ईयर अगो. इतने सालों पहले अर्थ बॉर्न हुआ था. क्लियर. वेरियस फॉर्मेटिव प्रोसेसेस हैव बीन टेकिंग प्लेस इन द कोर ऑफ द अर्थ. मतलब उसके अंदर बहुत सारे अलग तरह के प्रोसेसेस होते आ रहे हैं सराउंडिंग में, अर्थ के अंदर भी और बाहर के सराउंडिंग में, और उसका क्रिएशन आज तक वो सब चीज़ें चलते आ रहे हैं. दिस हैव बीन रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ वेरियस ओर्स, लिक्विड्स एंड गैसेस. मतलब आगे चल करके यही किस में ट्रांसफॉर्म हो गए, ओर्स में, लिक्विड्स में और गैसेस में. तो यहाँ पर देखो जो हमारे आसपास में जो सब्सटेंसेस होते हैं या तो वो एलिमेंट्स हैं. पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट जो आपका सेकंड चैप्टर था वहाँ पर हम लोगों ने सीखा कि या तो वो एलिमेंट्स है या तो कंपाउंड्स है. जो भी सब्सटेंस हम लोग को मिलता है या तो एलिमेंट है या तो वो सब्सटेंसेस है. क्लियर. कंपाउंड्स है. अब देखो इन द बिगिनिंग एलिमेंट्स को जब क्लासीफाई किया जाता था तो उनके दो प्रॉपर्टीज थे. हम लोग ने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में भी उसके बारे में सीखा है. वन वाज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ दैट एलिमेंट एंड अदर वाज द केमिकल प्रॉपर्टी. एलिमेंट की ही फिजिकल केमिकल ये प्रॉपर्टीज तो आप लोगों ने देखी है पहले से उस चैप्टर में. अगर नहीं याद आ रहा होगा तो फिर से जाकर के उस चैप्टर को रिवाइज कर लो. क्लियर. तो देखो एलिमेंट पहले तो मैं बताया जैसे केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड थे. उसके बाद में मैंने और एक बात वहां पर ही सिखाई थी कि एलिमेंट्स पहले मेटल या नॉन मेटल में डिफ्रेंशिएट किए जाते थे, बाद में मेटलॉइड्स आए और बाद में फिर पीरियोडिक टेबल बना. तो ये उस टाइम की बात कर रहा है कि जब मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स में डिफ्रेंशिएट किया जाता था. उसके बाद आज तक क्या हुआ, यू हैव स्टडीड देयर कैरेक्टरिस्टिक. क्योंकि देखो पिछले साल भी आप लोगों ने मेटल्स नॉन मेटल्स के कुछ कैरेक्टर्स पढ़े होंगे. तो चलो मैं आप लोगों को कुछ फिजिकल कैरेक्टर्स बताता हूँ मेटल के एज वेल एज नॉन मेटल के. लेट अस टॉक अबाउट सम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल. डायरेक्टली जो कुछ पैराग्राफ में लिखा हुआ है उसके बारे में हम लोग यहीं पर देख लेते हैं. तो देखो सबसे पहले जो मेटल्स होते हैं, क्लियर, मेटल्स एग्जिस्ट इन सॉलिड. सारे के सारे मेटल कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं. बट कुछ को अगर छोड़ दूं मैं, जैसे कि दो है, जैसे कि एक है आपका मर्क्यूरी और दूसरा है आपका गैलियम. ये दोनों एक्सिस्ट करते हैं लिक्विड फॉर्म में. किसमें, मेटल ही है पर लिक्विड फॉर्म में. देखो पहली बात क्या बोलता है, सारे के सारे मेटल सॉलिड्स होते हैं. बट दो एक्सेप्शन ऐसे निकाले कि मर्क्यूरी और गैलियम कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो कि लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं. किस टेम्परेचर पे, आरटी पे. आरटी का मतलब होता है रूम टेम्परेचर. क्लियर. अब सेकेंडली इसमें और एक चीज है, मेटल्स हैव लस्टर. लस्टर का मतलब क्या, लस्टर मतलब चमकना. मेटल चमकते हैं. उसके बाद हम लोग ने और भी चीजें देखी रहेंगी. डक्टाइल होते हैं, कुछ होता है मेलिएबल होता है. तो डक्टिलिटी मेलिएबिलिटी का मतलब तो आप लोगों को पता ही है. एक में होता है कि आप लोग किसी भी मेटल के ऊपर हैमरिंग करके मार के उसको क्या करोगे, थीन शीट में कन्वर्ट कर सकते हो. सेकेंडली आप लोग मेटल्स के वायर कर सकते हो, वायर बना करके भी यूज कर सकते हो, जैसे कि आपकी कॉपर वायर हो गई है. सेकेंडली गोल्ड की चेन्स भी कैसे बनती है, यही प्रोसेस से. तो लस्टर, डक्टिलिटी और मेलिएबिलिटी हम लोग ने पहले भी सीख लिया था. क्लियर. उसके बाद मेटल की जो चमक है, अगर इन प्रेजेंस ऑफ एयर आएगा, मतलब ऑक्सीजन का प्रेजेंस उसके ऊपर लग जाएगा तो डल हो जाएगा. डल हो जाएगा मतलब क्या, चमक चली जाएगी. ओके. उसके बाद हम लोग ने और भी देखा है. तो बस एयर नहीं होता, साथ में कुछ कुछ गैसेस भी उसके ऊपर एक्ट करते हैं. तो स्क्रीन को पॉज करके ऐसा उतार लो आप लोग. आगे बताता हूं मैं आप लोगों को इसमें कि इधर तक तो इस बारे में ध्यान दिया है. आगे मेटल्स में
कुछ होता है जैसे डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी बात किया, वैसे तो हम लोग और भी चीज बताता हूं कि मेटल गुड कंडक्टर होते हैं। क्या होते हैं? गुड कंडक्टर होते हैं हीट एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी के। इलेक्ट्रिसिटी और हीट के दोनों ही गुड कंडक्टर होते हैं। जनरली जो ऑल मेटल्स आर हार्ड, जितने भी मेटल होते हैं वो कैसे होते हैं? दे आर हार्ड एक्सेप्ट द, देखो कुछ मेटल्स ऐसे भी है, जैसे कि हम लोग ने अल्कली मेटल सिखाया था। मैंने आप लोगों को अल्कली मेटल सिखाया था कहां पर? जब मैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन सिखा रहा था, जब पीरियोडिक टेबल बताया था, उसका एक पूरा का पूरा वीडियो आप लोग वहां पर जाकर देख सकते हो यूट्यूब पर, रेडिस क्लासेस के ऐप पर जाके, दोनों में से किधर भी जाओ उधर मिल जाएगा आपको। तो अल्कली मेटल जो होता है वो आपका ग्रुप 1 का एलिमेंट है। किधर का? ग्रुप 1। उसके अंदर क्या पाया जाता है? लिथियम आता है, सोडियम आता है, पोटेशियम आता है। ये सब जो है वो एक्सेप्शनल बिहेवियर बनाते हैं। इसका मतलब क्या? ये जो भी है ये लोग नाइफ से काटे जा सकते हैं। अगर चाकू से आप सोडियम को काटोगे तो वो कट जाएगा, इतना सॉफ्ट होता है। क्लियरली, जैसे पहले तो बोला मेटल्स आर हार्ड बट देयर आर सम एक्सेप्शन इन द ग्रुप 1। दे आर द अल्कली मेटल्स नोन एज लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। दे कैन बी कट यूजिंग अ नाइफ। दे कैन बी कट यूजिंग अ नाइफ। सो एज आई सेड कि ये जो भी मेटल्स है ग्रुप 1 के, वो सब नाइफ से काटे जा सकते हैं। हार्ड भी होते हैं बट ये सबको नाइफ से हम लोग कट कर सकते हैं। आगे की बात मैं बताता हूँ। मेटल हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही हाई होता है, ज्यादा लगता है। ओके क्लियर। अभी इनमें से एक की भी बात यहाँ पर कर लेता हूँ कि टंक्शन को 3422 डिग्री सेल्सियस की बात है। 3422 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट है। मतलब जब इतने डिग्री पर पहुंच जाता है तब जाकर पिघलता है, इसके पहले पिघलता नहीं है। जैसे कि हम लोग और बात करता हूं तो मेल्टिंग एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द मेटल सच एज सोडियम, पोटेशियम, मर्क्यूरी, गैलियम। जो क्या क्या? सोडियम है, पोटेशियम है, मर्क्यूरी है और गैलियम है, ये बहुत ज्यादा लो होती है। क्लियर। अब और एक चीज, अगर मैं किसी मेटल के ऊपर थोड़ा सा अगर साउंड प्रोड्यूस करें, फॉर एग्जांपल कोई मेटल है और उसके ऊपर अगर मैं मारूंगा ऐसे, तो इस वे में क्या होगा? साउंड प्रोड्यूस होगा। इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं? मेटल आर सोनोरस। मेटल्स आर सोनोरस और इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं सोनोरिटी। व्हाट डू यू नो इट एज? सोनोरिटी। मेटल्स शो द प्रॉपर्टी नोन एज सोनोरस। मतलब उसके ऊपर मारोगे तो फिर वो साउंड प्रोड्यूस करेगा। क्लियर। सोनोरिटी फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या है? सोनोरस होना। क्लियर। सोनोरस को ही सोनोरिटी आगे जाके कहा गया। ये मेटल की पूरी प्रॉपर्टी थी फिजिकल। लेट अस स्टार्ट विद सम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। सी स्टडी सम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। देख लो। When properties of non-metal are considered, it is found that some non-metals are in solid state. कुछ non-metal आप लोगों को solid के state में मिलेंगे और कुछ मिलेंगे gaseous के state में। Exception क्या है? Exception is एक non-metal ऐसा है जो liquid form में मिलता है, वो है आपका ब्रोमीन। क्या है? ब्रोमीन एक ऐसा एक्सेप्शन है जो नॉन मेटल है पर वो किस में पाया जाता है? लिक्विड में पाया जाता है। बाकी के सारे नॉन मेटल सॉलिड और गैसेस में होते हैं। दूसरी बात, नॉन मेटल चमकता नहीं है, मतलब उसमें लश्चर नहीं होता, लश्चर नहीं होता। सेकेंडली, बट आयोडीन, इनमें से एक और है जो कि आयोडीन है। आयोडीन कैसे है? नाम सुना रहेगा, आयोडीन का नमक के जैसे यूज किया जाता है, तो वो आयोडीन थोड़ा सा चमकता है। इट इज क्रिस्टलाइन इन नेचर एज वेल एज क्रिस्टल भी है और साथ में शाइन भी करता है, शाइनी भी रहता है। क्लियर। नॉन मेटल्स आर नॉट हार्ड। नॉन मेटल जो है वो हार्ड होते नहीं है। उनमें भी एक एक्सेप्शन है कि डायमंड की बात करता हूं मैं। किसकी बात करता हूं? डायमंड की। डायमंड सबसे ज्यादा हार्ड नॉन मेटल है। क्लियर हुआ। कार्बन का एक एलोट्रॉप है ये। ओके, ये भी एक एक्सेप्शन है। डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। नेचर में पाने जाने वाला सबसे हार्ड सब्सटेंस कौन सा है? डायमंड है। नॉन मेटल की लो मेल्टिंग पॉइंट होती है एज वेल एज, देखो जब मेटल की मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है तो नॉन मेटल का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। क्लियर। सेकेंडली, नॉन मेटल जो भी होते हैं वो सब के सब बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, बस उसमें भी एक एक्सेप्शन निकालता है। कार्बन का एक और एलोट्रोप ऐसा है जिसका नाम है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक ऐसा एलोट्रोप है, वो एक्सेप्शन में आता है कि वो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। तो यहां पर मैंने आप लोगों को फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल बता दिया है। स्क्रीन पॉज करके आप लोग इसको उतार सकते हो। लेट अस स्टार्ट विद सम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। आप केमिकल और मेटल का और नॉन मेटल का सीखते हैं। See here, let us start with the chemical properties of metal. मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी में क्या है? मेटल्स रिएक्टिव होते हैं, जल्द से जल्द रिएक्ट कर जाते हैं। दे लूज इलेक्ट्रॉन्स इजीली, बहुत इजीली वो लोग अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देते हैं। हम लोग ने सीखा है कहां पर? मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स, चैप्टर 2 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में। वो वीडियो जाके देख लो, वहां पर मिल जाएगा आप लोगों को। एंड बिकम पॉजिटिवली चार्ज आयन, दैट इज वाई मेटल्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। मेटल्स को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स कहते हैं। आगे मैं आप लोगों को दिखाता हूं रिएक्शन ऑफ मेटल्स।
सो लेट अस स्टार्ट विद द रिएक्शंस ऑफ मेटल कि मेटल कैसे रिएक्ट करता है। रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन, जब कभी याद रखना कोई मेटल अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट कर देगा तो पहले फॉर्म करेगा मेटल ऑक्साइड। क्या फॉर्म करेगा? मेटल ऑक्साइड। ये लिख लेना है आप लोगों को, क्लियर? रेफर करो और ये सबको लिख लो। पहले क्या फॉर्म करेगा? इट फॉर्म्स अ मेटल ऑक्साइड। इज दैट क्लियर? यही चीज फॉर्म होता है व्हेनेवर अ मेटल इज रिएक्टेड विथ ऑक्सीजन इट फॉर्म्स अ मेटल ऑक्साइड। देखो यहां पर लिखा भी है, मेटल कंबाइंस विथ ऑक्सीजन ऑन हीटिंग इन एयर एंड मेटल ऑक्साइड्स आर फॉर्म्ड। क्या फॉर्म किया जाता है? मेटल के ऑक्साइड फॉर्म किए जाते हैं। इनमें से कुछ दो मेटल ऐसे जो हाईली रिएक्टिव, वन इज द सोडियम एंड अदर इज द पोटेशियम। दे आर वेरी रिएक्टिव मेटल। सोडियम रिएक्ट करता है, सोडियम जो मेटल है इट कंबाइंस विथ ऑक्सीजन इन द एयर, रूम टेम्परेचर पे भी वो कंबाइन कर लेता है और क्या फॉर्म कर देगा? सोडियम ऑक्साइड। ये मेन पार्ट है, ये इसका थंब है। क्या है? मेटल अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो मेटल ऑक्साइड फॉर्म कर लेगा। इसको लिख लो, ये डेफिनेशन तो खुद ही बना लोगे, इनमें से कोई भी एक एग्जांपल को चूज कर लेना, सब लोग यही चीज बताएगा यहाँ पे। क्लियर? सो लेट अस स्टार्ट विथ रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर कि पानी के साथ कैसा रिएक्ट करता है। पहले वाला चीज स्क्रीन पॉज करके ले लेना, क्लियर? सेकेंडली सी हियर, अगर मैं रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर दिखाऊंगा तो देखो यहाँ पे, देखो यहां पर पानी दिख रहा है आप लोगों को, सोडियम एंड पोटेशियम मेटल देखो दोनों को रिएक्ट करा दिया। तो याद रखना क्या मिलेगा सबसे पहले, इफ ये मेटल है, इधर लिख देता हूं मैं मेटल, प्लस ये क्या है मेरा? वाटर है। क्या फॉर्म किया? पहले तो इट फॉर्म्ड इट हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म किया, प्लस हाइड्रोजन गैस फॉर्म किया, प्लस हीट। तो ये आपका मेन रूल ऊपर का मिल जाएगा। क्लियर? क्या करता है जब मेटल कभी भी रिएक्ट करता है पानी से तो फिर क्या बना देता है? पहले तो ना मेटल का हाइड्रोक्साइड बना देता है, प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, प्लस हीटिंग। तो इसी के बारे में नीचे देखो, यहां पर देख लोगे ये भी चीज वॉट एवर यू वांट। सी फर्स्ट ऑफ ऑल सोडियम पोटेशियम का दिया है, सेकंड वाला कैल्शियम का दिया हुआ है। जो पानी में देखो ये फास्टली रैपिडली करता है, ये स्लोली करता है। यहां पर देखो स्लोली एंड लेस विग्रसली, स्लोली करता है थोड़ा सा। क्लियर? उसके बाद ये वाला जो कि आयंस फॉर्म करके विद कोल्ड और हॉट वाटर ऐसा करके देखेंगे तो ये रिएक्शन उसने फॉर्म करके दिया हुआ है। क्लियर? हाइड्रोक्साइड यहां पर फॉर्म किया, यहां पर भी वही फॉर्म किया, यहां पर देखो कुछ ऑक्साइड्स फॉर्म किए। क्या किया? मेटल। देखो ये एक केस है, इस वाले केस को अच्छे से ध्यान देना। व्हेन द मेटल एल्यूमिनियम आयरन एंड जिंक, एल्यूमिनियम आयरन एंड जिंक डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड और हॉट वाटर, दोनों में से किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करता, बट दे रिएक्ट विथ स्टीम, भाप के साथ वो रिएक्ट कर देते, पर क्या फॉर्म कर देते? ऑक्साइड। देखो सिंपल सी बात है, बट ये भी जो भाप है वो तो गैसेस के फॉर्म में रहेगा, स्टीम मतलब गैस है पर पानी ही तो है। सो हाइड्रोजन गैस इज रिलीज इन द रिएक्शन। ये वाला एक्सेप्शनल केस का रिएक्शन है, याद रखना ये वाले रिएक्शन को। मेटल फास्टली, एक बार स्लोली, और ये यहाँ पर स्टीम के साथ, ये दोनों पानी के साथ ही हो रहा था। क्लियर? एक डायग्राम दिया हुआ है, उस पर देख लो जरा अच्छे से। यू कैन सी दिस डायग्राम। इस डायग्राम में देखो क्या क्या, एक मेटल का सैंपल रख दिया गया है और वहां पर हीटिंग दे दिया गया है। यू कैन सी हियर हाइड्रोजन गैस इज रिलीज, मतलब एग्जैक्टली मेन चीज जो यहाँ पर से जाके बाहर आ रही है वो है हमारी हाइड्रोजन गैस। पूरे सेटअप को अच्छे से देख लो। इफ देयर इज अ रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर, अगर ऐसा होता है तो फिर हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। और दूसरी चीज, अगर इसके सामने कैंडल रख के आ जाओगे, यहाँ पर ही मैं पाइप को कट करता हूँ, इस गैस के बीच में अगर मैं कैंडल रख दूंगा तो देयर इज एन स्पार्कलिंग नॉइज। जो हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है वो एक स्पार्कल करता है, मतलब थोड़ा आवाज देकर के गैस रिलीज करता है। क्लियर? नेक्स्ट सीखते रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन लिखा हुआ है ना, उस ऑक्सीजन को चेंज कर दो जरा। टॉपिक ये जो है, इस ऑक्सीजन को चेंज करो, या एक बुक में, टेक्स्ट बुक में आपके मिस्टेक हुआ है, एसिड लिख दो यहाँ पे। रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड है। क्लियर? सो लेट अस स्टार्ट विद द रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ एसिड। मतलब देखो क्या होता है, सबसे पहली बात, मेटल तो पता ही है, सबकी रिएक्टिविटी सीरीज अलग है। ओके, रिएक्टिविटी सीरीज आगे समझेंगे हम लोग। इस एग्जांपल में देखो मैंने वही बोला था ना कि अगर इसके बीच में कैंडल डाल दोगे तो हाइड्रोजन गैस बर्निंग विथ क्रैकिंग नॉइज, कुछ क्रैकिंग के नॉइज होते हैं। क्लियर? चलो डायरेक्टली स्टार्ट कर देते कुछ रिएक्शन से। लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट, मेटल विथ एसिड। तो एसिड देखो सबसे पहले, अगर मेटल कभी डाइल्यूट एसिड हो सकता है, इट कुड बी अ डाइल्यूट एसिड और इट कुड बी अ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। डाइल्यूट एसिड में हम लोग क्या कर देते हैं, उसको थोड़ा डाइल्यूट कर देते हैं, मतलब कम स्ट्रेंथ वाला बना देते हैं। ओके, इफ डज, अगर ऐसा काम करते हैं, व्हेन मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड इट विल फॉर्म द सल्फेट और द क्लोराइड सॉल्ट्स। सो यू कैन सी हियर एवरीथिंग इज अ क्लोराइड सॉल्ट। यहाँ पर जो भी बना है क्लोराइड के सॉल्ट्स बने हुए, प्लस हीट गैस फॉर्म हो गई है। तो आप लोगों को स्क्रीन पॉज करके क्या रिएक्ट करना है, लिखना है, ये लिखना है। क्लियर? ये मेन चीज है।
इसके ऊपर ये चीज फॉर्म हो जाती है। क्लियर? तो ये इसका थर्ड पार्ट था। लेट अस सी फॉर द फोर्थ। एज आई सेड यहां पर हीट नहीं, ये हाइड्रोजन गैस है। क्या है? हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म्ड व्हेन मेटल रिएक्ट विद dilute acid, it forms the corresponding sulfate or the chloride salts. You can see here are given some chloride salts plus hydrogen gas is released. This is the hydrogen gas which is released. Is that clear? Secondly, we have the reaction of metal with nitric acid. Reaction of metal with nitric acid. You can see when any metal react with nitric acid, it forms the oxide of nitrogen. It forms the oxide of nitrogen as well as water. तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर देखो मेटल है, ये नाइट्रिक एसिड है। यू कैन सी NO3, देखो N2O, NO, NO3 ये सब जो है फॉर्म होने वाली चीजें नाइट्रिक एसिड से। इसके अकॉर्डेंस में सबसे पहले क्या, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की कुछ ऑक्साइड यू कैन सी हियर वो फॉर्म हो जाते हैं, और साथ ही में ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन फॉर्म होने के साथ यहाँ पर यू कैन सी वाटर इज ऑल्सो फॉर्म। तो आप लोगों को क्या लिखना है, मेटल प्लस नाइट्रिक एसिड गिव्स ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। देखो ये जो मैंने साइन बनाया है वो इन लोगों के लिए, ओके, दिस साइन रिप्रेजेंट दिस पार्ट, प्लस वाटर। ये चीज यहां पर रिएक्शन ऑफ मेटल विथ नाइट्रिक एसिड। तो जितने भी मेन पॉइंट्स थे जो मैंने आप लोगों के लिए मार्कर से लिखे, वो आपको एज एन हेडिंग लाइन बना देना, जिससे आपको मालूम पड़ेगा इफ दिस सब्सटेंस रिएक्ट विद दिस सब्सटेंस व्हाट आर द प्रोडक्ट्स, क्या प्रोडक्ट बनेगा। अब सेकेंडली मैं यहां पर और एक चीज के बारे में बात करूंगा, एक्वा रेगिया। एक्वा रेगिया की इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है आपके लिए, तो इसका आप लोगों को रेशियो याद रखना है। ओके, सी हियर व्हाट इज गिवन इन एक्वा रेगिया। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्वा रेगिया इज अ हाईली कोरोसिव। हाईली कोरोसिव मतलब बहुत ज्यादा कोरोसिव लिक्विड है, एंड फ्यूमिंग है। फ्यूमिंग मतलब कि बहुत ज्यादा इसमें धुआं झाग वाग आ सकता है, एकदम फ्यूम करता है डालते ही। इट इज वन ऑफ द फ्यू रिएजेंट which can dissolve the noble metal। ये रिएजेंट में से ऐसा रिएजेंट है जो नोबल मेटल्स को तक पिघला सकता है। द नोबल मेटल्स आर व्हाट, गोल्ड एंड प्लेटिनम। एक्वा रेगिया अगर फ्रेशली प्रिपेयर करना होगा तो उसमें क्या डालते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl जो कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है, और साथ में कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड रहता है। क्या रहता है, नाइट्रिक एसिड रहता है। क्लियर? मतलब क्या, HCl और HNO3 की मात्रा 3:1 की रहती है। कितना, 3:1 के अगर रेशियो में अगर आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड को यूज करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक्वा रेगिया। क्या मिलेगा, एक्वा रेगिया आप लोगों को मिल जाएगा। तो इसका रेशियो याद रखो, द रेशियो ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड गिव्स द रेशियो ऑफ 3:1, नेम एज एक्वा रेगिया। ये उन रिएजेंट में से एक है जो नोबल मेटल्स को तक पिघला देता है, नोबल मेटल को भी पिघला देगा। अब इसके बाद एक रिएक्शन है जो रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्ट ऑफ अदर मेटल। यू कैन सी द रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्ट ऑफ अदर मेटल। देखो एक एक्सपेरिमेंट है यहाँ पर, वी हैव एन apparatus एंड द केमिकल्स। द apparatus यूज्ड हियर कॉपर वायर, आयरन नेल, बीकर और बिग टेस्ट ट्यूब। देखो ये चार चीज यहाँ पर यूज की गई है। सेकेंडली वी हैव द केमिकल्स नोन एज एक्वा सोल्यूशन ऑफ फेरस सल्फेट एंड कॉपर सल्फेट। करना क्या है प्रोसीजर, देखो यू कैन सी फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन इमेज, यू कैन सी द प्रोसीजर, टेक अ क्लीन कॉपर वायर एंड अ क्लीन आयरन नेल। कि कॉपर की एक वायर ले लो और एक आयरन की नेल ले लो, क्लीन होनी चाहिए दोनों। डिप द कॉपर वायर इन द फेरस सल्फेट सोल्यूशन। कॉपर के वायर को फेरस सल्फेट के FeSO4 में डाल दिया है और सेकंड को CuSO4 में डाल दिया है। हर थोड़े थोड़े टाइम पर इनको ऑब्जर्व करो कि टेस्ट ट्यूब में किस तरह का रिएक्शन टेक प्लेस किया। ओके, इस रिएक्शन का हम लोग नाम क्या देंगे, और इसका रिएक्शन का नाम मतलब जो भी रहेगा, लेट मी टेल यू कि जो यहाँ पर रिएक्शन टेक पार्ट करने वाला, दिस इज नन अदर देन द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। याद है डिस्प्लेसमेंट में ऐसा किया था, Fe प्लस CuSO4 रहेगा तो क्या बन जाता था, FeSO4 प्लस Cu बन जाता था। ऐसा कुछ सीखा रहेगा, हम लोगों ने पहले से सीखते आ रहे। क्लियर? सो ऐसा ही दिखता है। तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। लेट मी टीच यू इट इन द टर्म्स ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। उसमें दिखा देता हूं मैं कि कैसे होता है। सी हियर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सीन द रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑल एलिमेंट्स आर नॉट सेम। सबका सेम होता नहीं है। हाउएवर जो रिएजेंट यूज किए जाते हैं, कभी ऑक्सीजन, कभी वाटर, कभी एसिड, आर नॉट यूजफुल टू डिटरमाइन द रिलेटिव रिएक्टिविटीज। जो भी रिएक्टिविटी हो रही है उसको ध्यान देने के लिए, मतलब ये रिएजेंट बस काम नहीं करते पूरे मेटल के लिए। एज ऑल द मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद देम। सारे के सारे मेटल उनके साथ रिएक्ट करते नहीं है। द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पहले ही बोला, इन द स्टार्ट आई सेड, वो FeSO4 वाला दिखाया जो मैंने। द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट।
solution of salts of other metal serves this purpose. मतलब क्या होता है, if a metal A displaces another metal B from the solution of its salt, then it means that the metal A, जो metal A है, is more reactive than metal B. सिंपल सी बात है, जो भी metal A होगा आपका क्या होगा, metal A प्लस सॉल्ट सोल्यूशन जो होगा आपका किसका, मेटल बी का, जब रिएक्ट करेगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, सॉल्ट सोल्यूशन बन के आ जाएगा मेटल ए के साथ, प्लस मेटल बी अलग हो जाएगा, मेटल बी अलग हो जाएगा। जैसे कि मैंने बोला था Fe प्लस CuSO4 गिव Cu प्लस FeSO4, तो दिख रहा है मेटल बी जो है वो ये है और सोल्यूशन जो मिला आप लोगों को ये है। इज दैट क्लियर? चलो इसी के बेस्ड पर मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि कौन सा मेटल ऐसा है जो, या फिर कौन सा एलिमेंट ऐसे है जो एसिड से रिएक्ट करते हैं, कुछ वाटर से रिएक्ट करते हैं, कुछ ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं। तो आ जाओ, आपके सामने एक चार्ट दिख रहा होगा आप लोगों को, दिस इज द चार्ट, ये आप लोगों को बताएगा कि कौन किससे रिएक्ट करता है। यू कैन सी इन द चार्ट, दिस इज द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ द मेटल। बोर्ड में इसमें से क्वेश्चन भी आता है कभी कभी, ध्यान दो। पोटेशियम, सोडियम, लिथियम और कैल्शियम ऐसे एलिमेंट्स है या ऐसे मेटल्स है जो पानी के साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं। ये जो है दे रिएक्ट विथ वाटर। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन और लेड एज वेल एज दिस ऑल जो भी है दे रिएक्ट विथ एसिड, मतलब ये पूरे के पूरे एसिड के साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं। अब ऊपर से लेकर के सिल्वर तक दे आर सम जो कि ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाते हैं। क्लियर? एंड सेकेंडली द हायर टू लोअर रिएक्टिविटी देखते हैं, तो सबसे हाईली रिएक्टिव पोटेशियम है, सबसे हाईली रिएक्टिव पोटेशियम है, और गोल्ड सबसे लेस रिएक्टिव एलिमेंट में से एक आता है, मतलब इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा कम है। दिस इज लेस, कम होती है। सुना है कभी गोल्ड जल्दी रिएक्टिव हो गया है या फिर गोल्ड की चमक बहुत जल्दी डल हो गई है? नहीं, जल्दी रिएक्ट करता नहीं है। क्लियर? इसीलिए आप लोग देख सकते हो पोटेशियम हायर है, गोल्ड लोअर है। क्लियर? इसके बाद में इसमें यही सब चीजें दी गई है कि कौन सा हायर कौन सा लोअर की रिएक्टिविटी सीरीज है, कौन वाटर से, कौन एसिड से, कौन ऑक्सीजन से रिएक्ट करते चले जाता है। सेकेंडली वी हैव द रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ नॉन मेटल। अगर कभी मेटल ही नॉन मेटल के साथ रिएक्ट कर देगा तो क्या बनेगा? इफ मेटल इज रिएक्टेड विथ अ नॉन मेटल, देखो सबसे पहले इफ मेटल इज रिएक्टेड विथ अ नॉन मेटल वी फाउंड एन कंपाउंड नोन एज आयनिक कंपाउंड। अब देखो सोडियम एक मेटल था, क्लोरीन एक नॉन मेटल है, दोनों रिएक्ट किए, आयनिक कंपाउंड फॉर्म कर दिए। क्या फॉर्म कर दिए? आयनिक कंपाउंड। अभी इनमें आयन्स होता है, जो पॉजिटिव आयन नोन एज कैटायन, नेगेटिव आयन नोन एज एन एनायन, इस पर पॉजिटिव इस पर नेगेटिव, तो ये आयनिक कंपाउंड यहाँ पर फॉर्म हो गया है। ऊपर यहाँ पर एक भी चीज और लिखी गई है कि नोबल गैसेस जो कि हीलियम, नियॉन, आर्गन है, ऐसे रिएक्शन में ये लोग टेक पार्ट करते नहीं है। क्लियर? कैटायंस और एनायंस फॉर्म हो जाते हैं। यहाँ पर भी लॉस एंड गेन ऑफ एन आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स वो सब टेक पार्ट करता है, और उसी वे में सोडियम रिएक्ट्स विथ क्लोरीन टू फॉर्म एन आयोनिक कंपाउंड नेमली सोडियम क्लोराइड। क्लियर? हियर इट इज। अब यहाँ पे इस चैप्टर में हम लोगों ने बहुत ज्यादा बातें कर ली है कि रिएक्शंस कौन किसके साथ करेगा। इन द नेक्स्ट लेक्चर आई शैल टेल यू अबाउट सम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। ऊपर हम लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल देखी थी, यहाँ पर हम लोग आगे नेक्स्ट लेक्चर में दिखाऊंगा आप लोगों को केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। तब तक के लिए इस पूरे लेक्चर को अच्छे से देख लो, रिफर योर टेक्स्ट बुक, सी द वीडियो, गाइड हो जाओ, अच्छे से समझ लो, पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड है। क्लियर? नेक्स्ट लेक्चर में मिलूंगा आपसे। टिल देन स्टे सेफ, स्टे